स्टूडेंट्स, मैं पिछले दिनों आपको हॉब्स कराती रही। उसी कड़ी में हॉब्स विचारक खत्म होने के बाद, जो कि एक सामाजिक समझौता विचारक है, आज हम जॉन लॉक शुरू करेंगे और इस हफ्ते मैं आपको जॉन लॉक ही कराऊंगी। सरकार को सदैव, उसी की अगर हम डेफिनेशन में कहें तो जॉन लॉक ने कहा था, सरकार को सदैव एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है कि वे अपने को किसी भी ऐसे कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से बचा सके जो प्रजा की स्वतंत्रता तथा संपत्ति के विरुद्ध चेष्टा करने की मूर्खता अथवा नीचता करे। जॉन लॉक जो है, उन्हें उदारवाद की आत्मा, या जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। वो स्वतंत्रता के विचारों के बहुत अधिक प्रवर्तक थे। तो उनका जो फर्स्ट अगर हम शुरू करेंगे तो वो है जॉन लॉक, उदारवाद की आत्मा। यद्यपि अत्यंत प्राचीन काल से स्वतंत्रता को मानवीय जीवन का एक महानतम लक्ष्य समझा जाता रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक विचार के केंद्र बिंदु का स्थान प्रदान करने का जो श्रेय है वो जॉन लॉक को जाता है। जॉन लॉक उदारवाद के समर्थकों में निसंदेह सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया है। उदारवाद के दो रूप प्रचलित रहे हैं, पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद। पुरातन उदारवाद, जिसका प्रतिपादन जेम्स मिल, जेफरसन और टॉमस पेन के द्वारा किया गया, राज्य को श्रेष्ठतम अवस्था में भी एक बुराई ही मानता है, उसे केवल एक प्रहरी का रूप मानता है और राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने के पक्ष में है। लेकिन लॉक उदारवाद की नवीन धारा को प्रतिनिधित्व करते हैं और शासन को स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक साधन मानते हैं। लॉक उदारवादी इस बात में भी हैं कि वह शासन को व्यक्ति स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक आवश्यक साधन मानते हुए भी यह कभी नहीं भूला कि शासकीय शक्ति की मर्यादाएं निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे कि इस शक्ति का प्रयोग मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध ना हो सके। उसके द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की संपूर्ण व्यू रचना है मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को दृष्टि में ध्यान कर की गई है, मतलब ध्यान में रखकर उन्होंने मानवीय स्वतंत्रता बताई है। डनिंग के शब्दों में, हॉब्स और पुफेवॉर्ड के द्वारा सामाजिक समझौतों के आधार पर राजनीतिक संघ के निर्माण की पद्धति शासकीय सत्ता को असीमितता का प्रतिपादन करने के लिए अपनाई गई है, लेकिन लॉक इस पद्धति के आधार पर शासकीय सत्ता को सीमित करने में ही प्रयत्नशील रहा है। लॉक की ये इनकी डेफिनेशन खत्म हो गई। लॉक की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्रदान थे और राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद भी उनके ये अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहे। डनिंग के शब्दों में, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार संपूर्ण समाज के अधिकारों को ठीक वैसे ही सीमित करते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक अधिकार अन्य व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों को सीमित करते हैं। शक्ति का कोई दुरुपयोग ना करे, इसलिए लॉक ने शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी स्थिर कर दिया है। वह विधायिका और कार्यपालिका विभागों को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहता था, क्योंकि उनका विचार था कि दोनों ही शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित होने से स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो वो स्वतंत्रता को अपने सिद्धांत में सर्वोपरि रखता है। इसलिए उस आधार को ध्यान में रखते हुए उसने शासन की शक्तियों को सीमित किया है। राजनीतिक उदारवाद की उसकी एक बहुत बड़ी देन धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत भी है। उसका विचार है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उसका कहना है कि एक ही राज्य में सबको इस बात की छूट होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जो धर्म चाहे माने और चाहे जिस संप्रदाय का सदस्य रहे। वस्तुतः लॉक व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति इतना अधिक जागरूक है कि उसके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार इन सब धारणाओं के आधार पर लॉक जो है वो उदारवाद की आत्मा रहे हैं। थैंक यू।